Good morning students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 20th of April 2023 Thursday. YouTube चैनल के अलावा आप मुझे टेलीग्राम, ट्विटर, रिसर्चगेट, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर डेली इकोनॉमिक टाइम्स, मिंट और बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज़ हेडलाइंस का सेपरेट नोटिफिकेशन भी आता है। इसके अलावा फाइनेंशियल एक्सप्रेस की PDF भी डेली अपलोड हो जाती है इसी टेलीग्राम चैनल पर। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल आपके लिए यूजफुल हो सकता है। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25। थॉट ऑफ द डे इज एक्शन इज द फाउंडेशनल की टू ऑल सक्सेस। और आज के मिंट पेपर की अप्रॉक्सीमेटली 7 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की अप्रॉक्सीमेटली 14 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम 13 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया मोस्ट पॉपुलस। सो फाइनली इंडिया ने मेनलैंड चाइना को ओवरटेक कर दिया है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो लास्ट वीक पहली बार इंडिया वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस नेशन बन चुका है एज अ रिजल्ट ऑफ अनप्रेसिडेंटेड ड्रॉप इन चाइनाज पॉपुलेशन इन फाइनेंशियल ईयर इन कैलेंडर ईयर 2022। तो कैलेंडर ईयर 2022 यानी लास्ट ईयर चाइना की पॉपुलेशन में हमें कुछ डिक्लाइन देखने को मिला, जिसकी वजह से ये जो मोस्ट पॉपुलस नेशन का जो टैग था वो इंडिया को मिल चुका है लास्ट वीक। और ऐसा पहली बार हुआ है इंडिया इस पर्टिकुलर लिस्ट में टॉप पोजीशन पर है एज पर द यूनाइटेड नेशन प्रोजेक्शंस। तो वेडनेसडे को यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड UNFPA की रिपोर्ट जो है वो रिलीज हुई है और उस रिपोर्ट में यूनाइटेड नेशन ने प्रोजेक्शन किया है कि जो इंडिया है वो वर्ल्ड का सबसे डेंस कंट्री बन चुका है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। हालांकि अगर ऑफिशियली बात करें तो ऑफिशियली इंडिया जो है वो चाइना को 1st ऑफ जुलाई को सरपास करके वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस नेशन का टैग ले लेगा विद द पॉपुलेशन ऑफ 1.429 बिलियन। और इसी के कंपैरिजन में चाइना की कितनी पॉपुलेशन होगी? अप्रॉक्सीमेटली 1.426। तो 1st ऑफ जुलाई को इंडिया 1.429 से पॉपुलेशन से चाइना को सरपास कर देगा। उस समय चाइना की जो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन होगी वो अप्रॉक्सीमेटली 1.426 बिलियन होगी एज पर UNFPA रिपोर्ट। और जो ये प्रोजेक्शन किया है कि मिड ऑफ अप्रैल में इंडिया चाइना को क्रॉस कर चुका है UNFPA ने, तो वो किया है इस अजम्पशन पर के बेसिस पर कि कांस्टेंट पॉपुलेशन ग्रोथ अगर देखा जाए तो उस कांस्टेंट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के हिसाब से, अगर ईयर की कांस्टेंट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के हिसाब से कैलकुलेट किया जाए, then India's population would have crossed China's around mid of April, and that is why United Nations is projecting कि last week में जो इंडिया है वो ऑलरेडी ये टैग पा चुका है। तो इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो अप्रॉक्सीमेटली 0.7% रहा इस पर्टिकुलर ईयर में, यानी लास्ट जो ईयर गया 2022, इसमें इंडिया का जो पॉपुलेशन जो थी वो 0.7% की ग्रोथ से ग्रो करी है। जबकि चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना की पॉपुलेशन अपने पीक पर पहुंचकर श्रिंक होना शुरू हो चुकी है लास्ट ईयर से। तो चाइना अपने ऑलरेडी पीक पर पहुंच चुका है। अगर इंडिया के पॉपुलेशन पीक की बात करें तो इंडिया अपने पॉपुलेशन पीक पर अप्रॉक्सीमेटली 2065 तक नहीं पहुंचेगा, यानी 2065 के बाद इंडिया का पॉपुलेशन पीक आएगा। प्रोबेबली उसके बाद इंडिया के पॉपुलेशन में हमें डिक्लाइन या श्रिंकिंग देखने को मिले एज पर द UN प्रोजेक्शन। हालांकि ये जितना भी प्रोजेक्शन किया है चाइना की पॉपुलेशन का इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में UNFPA ने, उसमें चाइना के जो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स हैं उनको इंक्लूड नहीं किया है। मकाओ और हांगकांग को इंक्लूड नहीं किया गया है, सिर्फ मेनलैंड चाइना की पॉपुलेशन की बात कही गई है। अगर इन दोनों टेरिटरीज़ को इंक्लूड किया जाए चाइना की टेरिटरी में पॉपुलेशन कैलकुलेशन में, तो इंडिया की पॉपुलेशन अभी भी चाइना को क्रॉस नहीं कर पाएगी। प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ दिस ईयर इंडिया जो है वो क्रॉस कर पाए इस पॉपुलेशन को। लेकिन एज ऑफ नाउ UN का प्रोजेक्शन है कि इंडिया इज गोइंग टू बिकम द मोस्ट पॉपुलस नेशन इन द वर्ल्ड प्रोबेबली बाय जुलाई ऑफ दिस ईयर। And this is one of the historic shift. India has emerged world's most populous nation. और इसके कई सारे एडवांटेज भी हैं, कई सारे डिसएडवांटेज भी हैं। अगर हम एडवांटेज की बात करें तो डेफिनेटली इंडिया के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है इस पर्टिकुलर एरिया में। हमारे पास लार्जेस्ट वर्किंग हैंड है, डिपेंडेंसी रेशियो जो है वो बहुत कम है। जबकि अगर हम ओल्डर नेशंस की बात करें, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो अदर कंट्रीज़ हो, वहाँ पर डिपेंडेंसी रेशियो बहुत ज़्यादा है, वर्किंग हैंड जो है वो कम है, यंगेस्ट पॉपुलेशन कम है।
और इसलिए अपनी बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को करने के लिए कंट्रीज़ को कई बार अदर कंट्रीज़ पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। अगर हम जापान की बात करें तो कई सारे प्रोजेक्शन ऐसे भी कहते हैं कि जापान जो है आगे आने वाले सालों में ख़त्म होने वाला है, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है। तो वहाँ पर आगे आने वाले टाइम में वर्किंग हैंड्स ही नहीं होंगे, यंग पॉपुलेशन होगी ही नहीं इकोनॉमी को ग्रो कराने के लिए। और इसीलिए इंडिया को बोला था कि इंडिया इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड विद एवरेज एज ऑफ 28। हालांकि इसको लेकर के एवरेज एज को लेकर के अलग अलग रिपोर्ट्स के अलग अलग प्रोजेक्शन है, बट यस डेमोग्राफिक डिविडेंड को लेकर के सब में एक यूनानिमस कंसेंसस है सारे एक्सपर्ट सारी रिपोर्ट में कि इंडिया के पास डेमोग्राफिक एडवांटेज है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जिसको इंडिया यूज़ कर सकता है इन ऑर्डर टू ड्राइव इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर अपकमिंग ईयर्स, जो प्रोबेबली अदर कंट्रीज़ के पास नहीं है। सो दिस इज़ द नंबर ऑफ पीपल इन ईच कंट्री, इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, पाकिस्तान एंड ब्राज़ील। तो बेसिकली बताया गया कि अगर 100 पीपल अर्थ में हैं, एक अजम्पशन लिया गया, तो उसमें से कितने कितने कहाँ कहाँ रह रहे होंगे। तो 18 जो है वो इंडिया में रह रहे होंगे, 18 जो है चाइना में रह रहे हैं, मतलब 100 को एक परसेंटेज मान करके कैलकुलेट किया गया। 3 इंडोनेशिया में, 3 पाकिस्तान में, 3 ब्राज़ील में, 4 यूएसए में, 3 नाइजीरिया में, 2 बांग्लादेश में, 2 मैक्सिको में और 44 अदर कंट्रीज़ में। यानी ये जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ अगर हम देखें पॉपुलेशन वाइज, तो इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, यूएसए, नाइजीरिया, बांग्लादेश एंड मैक्सिको। So these are the key highlights of this news. You can just have the glimpse of it. Although इंडिया के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड तो है, डेमोग्राफिक एडवांटेज तो है, बट वहीं पर चैलेंजेस भी हैं इंडिया के पास इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फीड करने के लिए, उन्हें उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए, उनको जॉब प्रोवाइड करने के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए, उनके हेल्थ कंसिडरेशन के लिए। क्योंकि अगर इंडिया इन सारे चैलेंजेस में फेल होता है तो डेफिनेटली ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पास है, दिस विल टर्न इनटू डेमोग्राफिक लाइबिलिटी, एंड दैट इज व्हाई अ प्रॉपर HRD पॉलिसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2, दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। टिम कुक कमिट्स टू डबलिंग जॉब्स क्रिएशन इन इंडिया। कल मुंबई में एप्पल का फर्स्ट कंपनी रिटेल स्टोर ओपन हुआ। उसको लेकर के जो आईफोन मेकर के CEO थे वो इंडिया थे। उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्शन भी किए इंडियन इकोनॉमी के बारे में और इंडिया में अपनी प्रेजेंस को लेकर के अपने आगे प्लान भी बताया, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे भी उनकी मीटिंग हुई। तो एज पर द रीसेंट इन्फॉर्मेशन, एप्पल इज प्लानिंग टू डबल द नंबर ऑफ जॉब क्रिएशंस इन इंडिया। तो अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख जॉब्स जो है वो ऑलरेडी एप्पल लास्ट 2 ईयर्स में जनरेट कर चुका है थ्रू मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर ऑपरेशंस इन इंडिया, और आगे आने वाले टाइम में वो और ज़्यादा एक्सपेंशन कर सकता है मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के और अदर ऑपरेशंस को लेकर के। प्रोबेबली उसके वजह से जो जॉब क्रिएशन होगा इंडिया में, स्पेशली जो एशिया का 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उस पर्टिकुलर कंट्री इंडिया में जॉब क्रिएशन को जस्ट डबल करेगा। जब कोई भी कंपनी किसी भी कंट्री में इन्वेस्ट करती है अदर कंट्री में, तो कंट्री की कुछ एक्सपेक्टेशन होती है कि आप टेक्नोलॉजी लाएंगे, आप जॉब क्रिएशन लाएंगे, आप रिसोर्स को इफेक्टिवली यूटिलाइज करेंगे, आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करेंगे। उसी को लेकर के एप्पल ने अपना फ्यूचर प्लान बताया है कि वो इंडिया को एक इंपॉर्टेंट कंट्री की तरह ट्रीट कर रहा है, और आगे आने वाले टाइम में इंडिया में और ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप देखने को मिलेंगे। इंडिया विल बी द बिगेस्ट मार्केट फॉर आईफोन मेकर्स, जो कि हमने कल डिस्कस भी किया था। इसके अलावा जॉब क्रिएशन को भी इंफोसाइज किया है कि आगे आने वाले टाइम में हम अभी जो हमारी जॉब्स हैं, जब अभी हम 1 लाख जॉब अप्रॉक्सीमेटली प्रोवाइड कर रहे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स, आगे आने वाले टाइम में हम इन्वेस्टमेंट और करेंगे जिससे कि जो जॉब्स हैं ये डबल हो जाएंगे। तो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल से मीटिंग वेडनेसडे को करी मिस्टर टिम कुक ने। वहाँ पर एप्पल की पॉलिसी प्रेडिक्टेबिलिटी को लेकर के, सप्लायर्स हेल्प को लेकर के, इकोसिस्टम को लेकर के, मैन पावर ट्रेनिंग को लेकर के बहुत सारे इश्यूज जो है वो कंपनी के डिस्कस। बेसिकली कंपनी का जो बिजनेस प्लान है इंडिया को लेकर के वो डिस्कस किया गया, और उस पर्टिकुलर प्लान के अकॉर्डिंग अभी तक एप्पल ने 1 लाख जॉब्स जो है वो क्रिएट करी लास्ट 2 ईयर्स में, और आगे आने वाले टाइम में बहुत जल्दी इनको डबल कर दिया जाएगा, बिकॉज एप्पल इज गोइंग टू हैव द लॉन्ग टर्म प्ले इन इंडिया। और इसी पर्टिकुलर लाइन में एप्पल ने यह भी बताया कि जिस तरह से गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला है एप्पल और आईफोन कंपनी को, तो वो उन्होंने गवर्नमेंट के सपोर्ट को भी एक्नॉलेज किया है इन टर्म्स ऑफ द पॉलिसी एंड टैक्स इंसेंटिव्स। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3, दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। क्वांटम मिशन किक्स ऑफ ₹6K करोड़ फॉर 8 ईयर्स। कल यूनियन कैबिनेट ने अप्रॉक्सीमेटली 6000 करोड़ का नेशनल क्वांटम मिशन NQM मिशन जो है वो अप्रूव कर दिया है। तो बेसिकली किस लिए है ये मिशन? नेशनल क्वांटम मिशन जो है वो क्वांटम कंप्यूटिंग रिसर्च को प्रमोट करेगा। इंडिया में जो डिफरेंट फोरम्स हैं वहाँ पर क्वांटम कंप्यूटिंग को लेकर के रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने 6000 करोड़ का फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो ग्रांट किया है, पास किया है, अप्रूव किया है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो क्वांटम कंप्यूटिंग रिसर्च है इससे क्या होगा? दिस पर्टिकुलर रिसर्च और दिस पर्टिकुलर R&D विल ट्रांसफॉर्म द साइबर
security, drug research and space application, finance application, and give this sector a big boost. So basically क्वांटम कंप्यूटिंग रिसर्च के थ्रू गवर्नमेंट साइबर सिक्योरिटी, ड्रग रिसर्च, स्पेस एप्लीकेशन, फाइनेंस, इन सारे एरिया में नए इनोवेशन, नया डेवलपमेंट करना चाहती है और इसीलिए ये एक नेशनल क्वांटम मिशन जो है वो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है विद 6,000 करोड़ आउटले। और ये जो मिशन है ये अप्रॉक्सीमेटली फाइनेंशियल ईयर 31 यानी 2031 तक गवर्नमेंट इस मिशन को कंटिन्यू रहेगी, 2031 तक इस फंड को यूटिलाइज करना है। द मिशन फर्स्ट कंसीव 2 years एगो, पहली बार 2 साल पहले गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर मिशन को इनिशिएट किया था और बेसिकली गवर्नमेंट इसके थ्रू एक डोमेस्टिक इकोसिस्टम डेवलप करना चाहती है जहां पर क्वांटम कंप्यूटिंग रिसर्च और एप्लीकेशन डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके और इंडस्ट्री और स्टार्टअप्स जो इस पर्टिकुलर फील्ड में ऑपरेट कर रहे हैं, R&D और इस एप्लीकेशन के फील्ड में, क्वांटम कंप्यूटिंग में, उनको इस पर्टिकुलर फंड आउटले के थ्रू सपोर्ट किया जाएगा। तो 8 साल का मिशन पीरियड है और इस मिशन पीरियड में गवर्नमेंट ने जो टारगेट सेट किए अप्रॉक्सीमेटली 100 qubits ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग पावर and 200 kilometers of क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क इन इंडिया। ये 2 टारगेट गवर्नमेंट लेकर चल रही है कि अप्रॉक्सीमेटली 1000 क्यूबिट्स क्वांटम कंप्यूटिंग पावर हो इंडिया के पास, बिल्ड अप कर ले इंडिया आगे आने वाले 8 सालों में, और 2000 किलोमीटर तक का क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है इंडिया बिल्डअप कर ले थ्रू दिस नेशनल क्वांटम मिशन प्रोग्राम। और इनिशियली गवर्नमेंट जो है वो जो फंड एलोकेट किया गया है इसको क्वांटम कंप्यूटिंग पावर जनरेट करने के लिए रीयूज किया जाएगा फॉर प्रमोटिंग द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हालांकि जो डिटेल हैं इस मिशन की वो वेडनेसडे को गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दी हैं। यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर जो है, हम बोल सकते हैं यूनियन जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है वो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को देखेगी विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो 2 मिनिस्ट्रीज जो होंगी वो पर्टिकुलर क्वांटम मिशन इम्प्लीमेंटेशन को देखेंगे। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम मिंट। विंडफॉल टैक्स ऑन क्रूड ऑयल रिटर्न्स एज ऑयल प्राइस कंटिन्यू देयर सर्च। तो जो विंडफॉल टैक्स गवर्नमेंट ने पैंडेमिक के ड्यूरेशन में लगाया था, किस पर लगाया था? जितनी जो डोमेस्टिक ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उन पर लगाया था। क्यों लगाया था? कि क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस थे वो कंटिन्यूसली बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से जो कंपनीज हैं, जो क्रूड ऑयल मैन्युफैक्चरिंग और रिफाइनरी कंपनीज, दे वर अर्निंग द एबनॉर्मल प्रॉफिट ड्यूरिंग दैट टाइम। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने विंडफॉल टैक्स लगा के ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करने की कोशिश करी थी। रिसेंटली क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस थे वो डिक्लाइन हुए थे तो गवर्नमेंट ने विंडफॉल टैक्स जो था वो हटा दिया था। लेकिन उस समय गवर्नमेंट ने ये क्वेश्चंस भी दिया था कि अभी एज ऑफ नाउ क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम हो रहे हैं इसलिए हम विंडफॉल टैक्स को हटा रहे हैं। अगर फ्यूचर में क्रूड ऑयल के प्राइसेस फिर से इंक्रीज हुए तो गवर्नमेंट री इंट्रोड्यूस करेगी इस विंडफॉल टैक्स को। तो गवर्नमेंट ने इसको री इंट्रोड्यूस कर दिया है विंडफॉल टैक्स को ऑन क्रूड ऑयल, जो कि वेडनेसडे से इफेक्टिव हो गया है एट अ रेट ऑफ 6,400 पर टन। और क्यों किया है गवर्नमेंट ने? क्योंकि क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं फिर से इंक्रीज होना शुरू हो चुके हैं। इंडियन बास्केट ऑफ क्रूड ऑयल इंक्रीज टू $85.64 पर बैरल इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस फिर से इंक्रीज होना शुरू हो चुके हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने री इंट्रोड्यूस कर दिया है विंडफॉल टैक्स को। अगर आप विंडफॉल टैक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है विंडफॉल टैक्स में डिस्क्राइब्ड सेक्शन में, तो उसको जाकर के आप देख सकते हैं। इसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। आरबीआई कॉल्स बैंक बोर्ड मीट ऑन गवर्नेंस। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक मीटिंग बुलाई है। किसकी मीटिंग बुलाई है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाई है। जितने भी बैंक्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, चाहे वो स्टेट रन बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, फॉरेन बैंक, तो जो इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं फॉरेन बैंक, उन सब के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाई है ऑन May 29। तो May 29 को ये मीटिंग बुलाई गई है। डेफिनेटली अगर ये सारे बैंक्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है तो कुछ इंपॉर्टेंट इशू पर मीटिंग होगी। इशू क्या है? द आरबीआई वांट्स टू डिस्कस द गवर्नेंस एथिक्स रिलेटेड इश्यूज। तो गवर्नेंस और एथिक्स में जो बोर्ड्स हैं, जो सुपरवाइजर्स हैं, उनका क्या रोल है, कैसे इंडिया में गवर्नेंस को, एथिक्स को, स्पेशली बैंकिंग सेक्टर में गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और एथिक्स को प्रमोट किया जा सके। तो बेसिकली गवर्नेंस और एथिक रिलेटेड इश्यूज पे डिस्कशन करने के लिए
आरबीआई ने ये मीटिंग कॉल करी है मई में कि आरबीआई बेसिकली जो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनसे बताएगा व्हाट आरबीआई इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दीज बैंक्स इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड एथिकल कंसिडरेशन, और कैसे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं ये कैसे अपना रोल प्ले कर सकते हैं फॉर इम्प्रूविंग द गवर्नेंस एंड एथिक्स इन बैंकिंग इंडस्ट्री। तो इसमें आरबीआई के जो गवर्नर हैं, डिप्टी गवर्नर्स हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द सेंट्रल बैंक्स हैं, डिपार्टमेंट्स ऑफ सुपरविजन, डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट्स, ये सारे जो इसमें सारे जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हैं वो मिलेंगे 29 मई को फॉर फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कंसिडरेशन और इंटरैक्शन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सडनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कॉर्पोरेट गवर्नेंस और एथिक्स की बात कैसे आ गई। तो अगर हम इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का बजट देखें, इस यूनियन बजट में देखें, तो इस यूनियन बजट में जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर थी उन्होंने अनाउंस किया था कि इस बार जो गवर्नमेंट है वो बैंकिंग सेक्टर में गवर्नेंस को इंप्रूव करेगी और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए, स्पेशली बैंकिंग सेक्टर में गवर्नेंस और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन को इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट सिग्निफिकेंट डिसीजन लेगी। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो ये अनाउंसमेंट हुआ था यूनियन बजट में उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में जो मीटिंग है, दिस इज अ फर्स्ट सिग्निफिकेंट स्टेप बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो एज announced by our finance minister during the union budget for financial year 24 that India is going to take a significant step towards improving governance and investor protection in banking sector। और उसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट में लेकर कुछ अनाउंसमेंट, कुछ अमेंडमेंट भी अनाउंस किए थे, कुछ अमेंडमेंट भी प्रपोज किए थे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में, और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट्स 1970। तो कुछ अमेंडमेंट भी प्रपोज किए थे। प्रोबेबली हो सकता है उन अमेंडमेंट्स को लेकर के ये मीटिंग हो कि इस तरीके से कॉर्पोरेट गवर्नेंस और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन को इंप्रूव किया जा सकता है बाय ब्रिंगिंग सर्टेन अमेंडमेंट्स, प्रपोज्ड अमेंडमेंट इनटू दीज 3 or 4 इंपॉर्टेंट एक्ट्स। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड, होम लोन्स डिमांड डिप्स, स्पेशल रेट्स टू कंटिन्यू। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक जो कि इंपॉर्टेंट लेंडर्स है इंडिया में, जो इंपॉर्टेंट लेंडिंग बैंक्स हैं, उन्होंने फिलहाल के लिए जो स्पेशल होम लोन रेट्स थे उनको कंटिन्यू रखा है। अपने जो होम लोन रेट्स हैं उनको रिवाइज नहीं किया। बेसिकली रिविजन ये था कि इंक्रीज कर सकती है होम लोन के रेट्स को बैंक्स। तो फिलहाल के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक ने अपना जो स्पेशल होम लोन रेट था वो एक्सटेंड कर दिया है नए कस्टमर्स के लिए, नॉट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर, जो नए कस्टमर, इट मीन जो प्रोस्पेक्टिव होम लोन बायर्स हैं, लार्ज मॉर्गेज बायर्स हैं, उन सब के लिए ये रिलीफ्स है। द रेट्स आर स्लाइटली लोअर देन द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। तो जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनके कंपैरिजन में जो लोन है वो थोड़ा सा कम है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है किसके लिए, ऐसे बायर्स जो कि अभी आगे आने वाले टाइम में होम लोन लेना चाहते हैं, अपना घर खरीदना चाहते हैं, तो उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है। दिस मूव कम्स आफ्टर आरबीआई केप्ट द पॉलिसी रेपो रेट अनचेंज ड्यूरिंग द February रिव्यू ऑफ इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। वी ऑल हैव डिस्कस दैट। अब चूंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को अनचेंज रखा है, इंक्रीज नहीं किया, तो डेफिनेटली जो कमर्शियल बैंक्स हैं, स्टेट रन बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं, उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो फिलहाल के लिए जो इनकी एग्जिस्टिंग स्पेशल स्कीम है अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए उसको और कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया February रिव्यू मीटिंग में रेपो रेट को इंक्रीज करता, प्रोबेबली बढ़ाता ही, तो हो सकता है कि जो ये बैंक्स हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन्होंने जो अपने स्पेशल होम लोन रेट्स रखे थे उनको ये उस स्कीम्स को ये ख़त्म कर देते हैं। क्योंकि अब आरबीआई ने फिलहाल के लिए कोई चेंज नहीं किया है रेपो रेट में, तो बैंक्स के पास एक मार्जिन है और इसीलिए बैंक जो है ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग स्पेशल स्कीम्स हैं उनको एक्सटेंड कर रहे हैं बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। और अगर हम अलग अलग बैंक को देखें तो एचडीएफसी ने अप्रॉक्सीमेटली 8.5% का इंटरेस्ट रेट स्पेशल स्कीम के तहत रखा है, स्पेशली टू बेस्ट कस्टमर। बेस्ट कस्टमर कौन है एचडीएफसी में, जिनकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी है। एसबीआई इज चार्जिंग 9.5% इंटरेस्ट रेट फ्रॉम द कस्टमर जिनका सिबिल स्कोर 800 से ऊपर है। और यही सेम आईसीआईसीआई बैंक 9% का इंटरेस्ट रेट फॉर होम लोन बायर्स जिनका सिबिल स्कोर अच्छा। तो बेसिकली ऐसे कस्टमर जिनका सिबिल स्कोर अच्छा है उनको ये एडवांटेज, उनको ये स्पेशल स्कीम का ऑफर दिया जा रहा है। और अभी फिलहाल के लिए बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ये तीनों ही बैंक ने अपने जो स्पेशल रेट है उनको कंटिन्यू रखा है। सो दिस इज रेट ऑन ऑफर फॉर बेस्ट कस्टमर्स बाय एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक एंड एसबीआई। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 7 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड, FinMin2 वर्ल्ड सजेस्ट मॉडल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो वर्ल्ड बैंक से सजेशन लिया है, वर्ल्ड बैंक से रिकमेंडेशन मांगी है। किसने, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने वर्ल्ड बैंक को टास्क दिया है, वर्ल्ड बैंक को कंसल्टिंग का टास्क दिया है। किस लिए, फॉर एग्जामिनिंग द फाइनेंसिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हैं,
रेलवेज, रोडवेज, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर। तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो प्राइमरीली पब्लिक फाइनेंसिंग पर डिपेंड करते हैं, उन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में फाइनेंसिंग को एग्जामिन करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी रिकमेंडेशन दे, अपनी डिटेल रिपोर्ट दे दैट हाउ सेंटर कैन अट्रैक्ट मोर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इनटू दिस सेक्टर। मोर और लेस प्राइवेटाइजेशन के लिए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने के लिए यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने वर्ल्ड बैंक को टास्क दिया है कि आप ऐसे इंडिया में जो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जिनकी डिपेंडेंसी पब्लिक फाइनेंसिंग पर ज़्यादा है, जिनके पास खुद का बहुत ज़्यादा फाइनेंस अवेलेबल नहीं होता, गवर्नमेंट या पब्लिक फाइनेंसिंग पर जो डिपेंड करते हैं, जैसे कि रेलवेज, रोडवेज, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, उन सारे सेक्टर में आप फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटीज़ को, फाइनेंसिंग चैलेंजेस को स्टडी करिए और हमें एक डिटेल रिपोर्ट दे कि इन सेक्टर में हम किस तरीके से पब्लिक पार्टिसिपेशन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब सडनली ये बात कहाँ से आएगी, तो हमारा जो यूनियन बजट, जो इस बार का यूनियन बजट था, उसमें हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर थी उन्होंने अनाउंस किया था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस सेक्रेटरीट है वो सारे स्टेक होल्डर को हेल्प करेगा ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए। तो डेफिनेटली रेलवेज, रोडवेज, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर जनरेशन, ये कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकते हैं, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस सेक्रेटरीट और वर्ल्ड बैंक मिलकर के काम कर रहे हैं और इसके लिए कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आइडेंटिफाई की जाएंगी। तो वर्ल्ड बैंक जो है अपनी जो डिटेल रिपोर्ट है वो बहुत जल्दी ही सबमिट करेगा। बिफोर दिस वर्ल्ड बैंक विल डू अ डीप डाइव इनटू ईच सेक्टर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसके अलावा जितनी भी लाइन मिनिस्ट्रीज़ हैं, यानी रेलवे मिनिस्ट्री, रोड ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री, इन सब से भी कोलैबोरेशन करेगा फाइनेंस डिपार्टमेंट। उनकी भी सजेशन लेगा और बैंक्स के भी सजेशन लेगा कि किस तरीके से एक इनोवेटिव फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप किया जा सकता है, स्पेशली फॉर दिस इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो। क्वेश्चन ये उठता है कि वाई गवर्नमेंट वांट टू अट्रैक्ट द प्राइवेट सेक्टर इनटू दीज सेक्टर्स ओनली। ये रेलवेज, रोडवेज अगर हम देखें, अर्बन, तो इनमें बेसिकली अगर हम देखें तो इनमें बड़े बड़े लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जो भी फाइनेंसिंग होती है वो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग होती है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्ग टाइम में, लॉन्ग ड्यूरेशन में कंप्लीट होते हैं। जो रिटर्न आना शुरू होता है वो 10 से 20 साल बाद आना शुरू होता है। अगर कोई इन्वेस्टर किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको रिटर्न लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद ही मिलेगा, क्योंकि काफ़ी समय बाद, लॉन्ग टर्म के बाद ही वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते हैं, फाइनेंशियली वायबल होते हैं। तो बहुत बार इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में फाइनेंसिंग अवेलेबल नहीं होती। इन्वेस्टर्स जो हैं जिनको तुरंत रिटर्न चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग नहीं करते हैं, क्योंकि दे वांट इमीडिएट रिटर्न कि 1 और 2 ईयर्स का तुमको रिटर्न मिलना शुरू हो जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर में तो 1-2 साल में रिटर्न जनरली नहीं मिलता है, लॉन्ग टर्म 5 से 10 साल, 20 साल बाद रिटर्न आना शुरू होता है। और कई बार इसी वजह से रेलवे, रोडवेज, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको फाइनेंसर अवेलेबल नहीं होते और इसीलिए वो प्रोजेक्ट जो है वो डिले होते हैं, प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट नहीं हो पाते, वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट नहीं हो पाते, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो पाता। और इसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने वर्ल्ड बैंक को ये टास्क दिया है और जिसमें कई सारी लाइन मिनिस्ट्रीज और फाइनेंस सेक्रेटरीट भी हेल्प करेगा, स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होंगे और सब मिल करके, बैंक्स भी इन्वॉल्व होंगे इस पर्टिकुलर डेलिब्रेशन में और ये सब मिल करके डिसाइड करेंगे कि कैसे एक इनोवेटिव फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर डेवलप किया जा सके ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए, स्पेशली रेलवेज, रोडवेज और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। तो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, कॉन्ट्रैक्टर, फाइनेंस सेक्रेटरीट, लाइन मिनिस्ट्रीज, वर्ल्ड बैंक, ये सारे स्टेक होल्डर्स मिलकर के एक मल्टीपल सेक्टर स्पेसिफिक रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो वर्ल्ड बैंक इज एक्सपेक्टेड टू ले डाउन द सजेशंस ऑन डेवलपिंग द होलिस्टिक इकोसिस्टम फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग इन इंडिया। और इसके अलावा इनोवेटिव फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर, सेक्टर स्पेसिफिक फाइनेंसिंग इंटरवेंशन, सेक्टोरल पॉलिसी फ्रेमवर्क, एसेट मोनेटाइजेशन, इन सब को लेकर के भी जो वर्ल्ड बैंक है वो अपने सजेशन दे सकता है। सो दिस इज फाइनेंस मिनिस्ट्री पुश फॉर इम्प्रूविंग द इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग ऑप्शन इनटू दिस इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। प्रोबेबली वर्ल्ड बैंक जो है एक बहुत ही अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट मॉडल के फॉर्म में भी अपनी रिपोर्ट सबमिट कर सकता है। सो लेट अस सी, जब ये रिपोर्ट आएगी तब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज आर्टिकल, कमिटेड टू इन्वेस्टिंग अक्रॉस इंडिया, कुक टू पीएम। जैसा कि हमने डिस्कस किया मिंट एनालिसिस में, जो
CEO टिम कुक हैं, उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात की। वहाँ पर उन्होंने पॉलिसी स्टेबिलिटी को कंटिन्यू रखने की बात करी और उन्होंने अपने जो कमिटमेंट है इंडिया में किस तरह से आगे आने वाले टाइम में वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, जॉब जनरेशन करेंगे, उन सबको लेकर के अपने प्लान डिस्कस किया। और उन्होंने बताया कि फिलहाल के लिए इंडिया को एक लॉन्ग टर्म मार्केट के फॉर्म में, लॉन्ग टर्म प्लेयर के फॉर्म में देख रहे हैं मिस्टर टिम कुक, और आगे आने टाइम में वो और इन्वेस्टमेंट करेंगे इंडिया में, दैट विल लीड्स टू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ₹600 करोड़ क्वांटम मिशन गेट्स कैबिनेट नोट, ये हम मिनट में डिस्कस कर चुके हैं। इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन सिर्फ इतनी है कि इंडिया जो है वो 7वां ऐसा कंट्री बन गया है जो कि जिसने कि क्वांटम मिशन अपने कंट्री में डाला है। 7 और कंट्रीज कौन कौन से हैं अगर हम देखें 7 और कंट्रीज, तो US, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, कनाडा, फ्रांस और चाइना। तो इन 6 कंट्रीज के बाद इंडिया इज द 7th कंट्री जहां पर क्वांटम मिशन को प्रमोट किया जा रहा है, क्वांटम मिशन के लिए स्कीम लाया गई। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। सेंटर टू कॉल जियो एयरटेल ओवर 5G कनेक्टिविटी इन अर्बन एरिया। सेंटर इज ऑल सेट टू कॉल 2 टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर। कौन कौन से? रिलायंस एंड भारती एयरटेल। क्यों? कि दोनों यही दोनों इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में इस समय। तो इन दोनों प्लेयर्स को कॉल किया है, किस लिए गवर्नमेंट ने कॉल किया? टू डिस्कस द लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन 5G कवरेज इन अर्बन एरिया। अब कुछ अर्बन एरियाज में पायलट स्टडी चल रही है, कुछ अर्बन एरियाज में 5G सर्विसेज स्टार्ट हो चुकी हैं और कुछ में नहीं हुई। तो इसी पर्टिकुलर इशू को लेकर के जो गवर्नमेंट है उसने दोनों ही कंपनीज को बुलाया है मीटिंग के लिए कि क्यों ये जो डिस्क्रिपेंसी है, किसी अर्बन एरिया में 5G कनेक्टिविटी है, किसी में नहीं है, किसी में कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं है। तो जो कवरेज को लेकर के जो डिस्क्रिपेंसी है, जो ये अनइवन कवरेज है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है 5G कवरेज को लेकर के, ये क्यों नहीं है? सो एट द सेम मीटिंग द गवर्नमेंट इज ऑल्सो सेट टू टेक स्टॉक ऑफ द नेशन वाइज 5G रोल आउट इन अपकमिंग वीक। और कंट्रीज के जो कंपनीज के जो प्लान है 5G रोल आउट को लेकर के उस पर भी डिस्कशन होगा। एज ऑफ नाउ 500 सिटीज़ में 5G सर्विसेज जो हैं वो लाइव हैं। हालांकि बहुत सारे सिटीज़ हैं जहां पर 5G सर्विसेज नहीं आई, तो इसी को लेकर के गवर्नमेंट जो है मीटिंग कर रही है। 2 इंपॉर्टेंट टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज ने FCRA वायलेशन, CBI FIR अगेंस्ट ऑक्सफैम इंडिया। CBI ने FIR रजिस्टर करी है किसके अगेंस्ट? ऑक्सफैम इंडिया के अगेंस्ट, और इसके जो ऑफिस बेयरर्स हैं उनके अगेंस्ट। किस लिए FIR दर्ज करी है? फॉर वायलेटिंग द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, FCSRA एक्ट। तो कंप्लेन आई थी यूनियन होम मिनिस्ट्री के साइड से कि जो ऑक्सफैम इंडिया है वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCSRA को वॉयलेट कर रहा है। और इसमें यूनियन होम मिनिस्ट्री ने ये बोला था कि जो रजिस्ट्रेशन है ऑक्सफैम इंडिया का, FCRA जो रजिस्ट्रेशन है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर देना चाहिए। एंड इट प्लान टू सर्कमवेंट द लॉ बाय टेकिंग अदर रूट्स ऑफ टू चैनलाइज द फंड। तो बेसिकली इन शॉर्ट ऑक्सफैम पर ये एलिगेशन लगे हैं कि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो आ रहा है वो अदर चैनल्स के थ्रू आ रहा है। ऑक्सफैम का जो रजिस्ट्रेशन है फॉरेन कंट्रीब्यूशन को लेकर के उसको कैंसिल कर देना चाहिए, क्योंकि ऑक्सफैम ने कुछ इलीगल रूट्स अडॉप्ट किए फॉर रेसिंग द फंड फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीब्यूशन or contributors. So from an email found during IT survey by CBDT, prima facie CBDT ने जो अपनी इन्वेस्टिगेशन करी उसमें पाया कि ऑक्सफैम इंडिया इज प्रोवाइडिंग फंड टू सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, CPR को जो है वो ऑक्सफैम जो है वो फंड दे रहा है थ्रू इट्स एसोसिएट एम्प्लॉयज इन द फॉर्म ऑफ कमीशन। तो कुछ पॉलिसी लॉबिंग के लिए ये ऑक्सफैम इंडिया जो है वो CPR को फंडिंग कर रहा है। एंड सेम इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द TDS डेटा ऑफ ऑक्सफैम विच शोज द पेमेंट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 12.71 lakhs टू CPR इन फाइनेंशियल ईयर 20। तो उसी को लेकर के अब जो FIR है वो CBI ने फाइल कर दिया ऑक्सफैम इंडिया के अगेंस्ट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ आउटसोर्स स्टाफ सेंटर टू स्टेट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स गवर्नमेंट को बोला है कि अगर आप किसी भी अपने डिपार्टमेंट में स्टाफ्स को, HR को, वर्कफोर्स को आउटसोर्स कर रहे हैं तो उनके वेलफेयर, सेफ्टी, सिक्योरिटी के जो राइट्स हैं उनको इंश्योर करें। और इसी को लेकर के गवर्नमेंट ने अपने जेम पोर्टल पर यानी गवर्नमेंट ई-मार्केटिंग पोर्टल पर 6 स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन भी इनकॉर्पोरेट किए हैं रिसेंटली। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने ये जेम पोर्टल पर 6 ऑब्लिगेशन जो है वो इनकॉर्पोरेट किए हैं फॉर हायरिंग मैन पावर थ्रू आउटसोर्सिंग एजेंसीज इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिसेस इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स एज पर द लेबर मिनिस्ट्री। तो बेसिकली जो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स हैं, आउटसोर्स वर्कर्स हैं, जो एडॉक वर्कर्स हैं, उनके राइट्स को इंश्योर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को वार्न किया और 6 ऑब्लिगेशंस जो है जेम पोर्टल पर पब्लिश भी किए हैं। सो लेट अस सी क्या ये जो ऑब्लिगेशंस हैं ये स्टेट गवर्नमेंट एक्चुअली इसको इम्प्लीमेंट करती हैं या नहीं करती हैं। सो दैट इज about future consideration. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, हीट वेव स्टेट्स ब्रेस फॉर रिकॉर्ड पावर डिमांड। तो मेनी स्टेट्स आर अंडर प्रिपेयर टू टैकल द इम्पैक्ट ऑफ हीट वेव्स। और IMD ने भी बोल दिया है कि जो ईस्ट है उसमें बहुत ज़्यादा हीट वेव्स देखने को मिलेगी ईस्टर्न स्टेट्स में फॉर 3 to 4 days, जिसकी वजह से पावर डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट अप करेगी। तो स्टेट्स जो हैं उनको अब प्रिपेयर करना पड़ेगा, प्रिपरेशन करनी पड़ेगी फॉर अपकमिंग हीट वेव्स। और ईयर बाय ईयर जिस तरीके से हीट वेव का
इशू बढ़ता जा रहा है, ये स्टेट्स के लिए कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो रहा है हीट वेव्स को मैनेज करना। तो हेल्थ पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। दैट इज़ वाई center and state agencies are bracing to tackle the variety of impacts of heat waves on agriculture, on health, and on other areas. So that is all for today, students. If you like the initiative, please share it among your network and friends. Thank you. Have a nice day.